हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेली मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। आज के जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सबको बोर्ड्स एग्जाम के जो रिलेटेड कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और आपका स्टेट रिलेटेड जो लैंग्वेज का पोर्शन है इसमें इतना डिले होने के बावजूद चीज़ें अब काफ़ी ठीक है, तो जल्द से जल्द आपका वो भी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। और सीटेट का बैच भी आपका स्टार्ट हो गया। तो जो बच्चे सीटेट के नए बैच से जुड़ना चाहते हैं, इसका इंट्रो क्लास CDP का मैं डलवा चुका हूँ, तो उसको पहले देखें समझें। अगली क्लास आपकी नेक्स्ट मंडे को रेगुलर बेसिस पे, थ्योरी बेसिस पे जो सीटेट का CDP का है वो सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। आते हैं आज के जो हमारे डेली करंट अफेयर क्वेश्चन, उन पर बात करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है प्रित्ज़कर पुरस्कार क्या है? प्रित्ज़कर पुरस्कार ये क्या है? ये पुरस्कार आर्किटेक्चर जो होते हैं, बिल्डिंग्स जो बनाते हैं इंजीनियर्स लोग, उनको दिया जाता है। मतलब किसी बेहतर चीज के लिए, जैसे आपका बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है, उसको आर्किटेक्ट्स किसी ने बनाया होगा, तो उन सारी ऐसी बिल्डिंगों के लिए, जैसे आपका आईफिल टावर हो गया और ताजमहल तो काफी पुरानी बिल्डिंग है। बाकी नए जमाने में नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, उनमें जो आर्किटेक्चर लग रहे हैं, इंजीनियर्स जो डिजाइन करते हैं उसको, तो उस चीज के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। तो ये पुरस्कार दिया किसके लिए जाता है? तो हयात फाउंडेशन आपका एक है, हयात फाउंडेशन। हयात फाउंडेशन ने इस पुरस्कार को 1879 में स्टार्ट किया था, 1879 में। ठीक है, 1879 से इसको स्टार्ट किया था। और इसको इस बार जीता किसने है? तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को पहली बार जीता है। इसी वजह से इसका क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रांसिस केरे। फ्रांसिस केरे ये पहले अश्वेत व्यक्ति हैं, पहले अफ्रीकन कंट्री के व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है, प्रथम अश्वेत व्यक्ति। इसी वजह से इस क्वेश्चन की आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो ध्यान दें कि प्रित्ज़कर पुरस्कार जो आपका है ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। आर्किटेक्चर समझ के मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और इसको जीतने वाले प्रथम अश्वेत व्यक्ति है, मतलब अफ्रीकन है ये, फ्रांसिस केरे। ठीक है। तो किसके द्वारा दिया जाता है? हयात फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। प्रथम बार कब दिया गया था? 1879 से स्टार्ट किया गया हयात फाउंडेशन की तरफ से। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा फास्ट करेंगे जिससे कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए और क्लास थोड़ा शॉर्ट रहे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है विश्व मौसम दिवस। तो विश्व मौसम दिवस आपका कब मनाया जा रहा है? मैंने कल आपको, आज की जो आपने करंट अफेयर वीडियो पिछले दिन की देखी होगी, तो मैंने आपको बता दिया था विश्व वन दिवस मतलब अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, जल दिवस, वायु दिवस मतलब मौसम दिवस आपका आ गया। तो ये जो आपके 21 मार्च से 22 मार्च, 23 मार्च और 22 मार्च को आपका कविता मतलब पोएट्री डे भी था, और उसी दिन आपका डाउन सिंड्रोम डे भी था। ठीक है। तो आप देखेंगे कि 20 मार्च से लेके 24 मार्च तक या 25 मार्च तक, आज आपका 23 मार्च है, आपका 24 मार्च से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज के दिन आपका क्षय रोग दिवस भी मनाया जाता है, जो टीबी से रिलेटेड होता है ना। क्षय रोग, लोगों को टीबी हो जाती है, तो उससे जागरूकता, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो उससे जागरूकता को बढ़ाने के लिए क्षय रोग दिवस भी मनाया जा रहा है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दें, एक पेज में कहीं नोट डाउन कर ले। 20 मार्च से लेके 25-26 मार्च तक आपके काफी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं। जैसे जल थल दल मतलब आ जाते हैं आपके जल दिवस, थल दिवस मतलब जमीन से रिलेटेड, वन दिवस आ गया, वन जल वायु आ गया। ठीक है। वायु में आप मौसम को ही वायु बोल देते हैं। ठीक है। तो उसी वजह से मैंने आपको वायु दिवस पिछले वीडियो में ही बता दिया था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है। लगातार 4 से 5 दिन ऐसे हैं, हर दिन कोई ना कोई इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है इन्वायरमेंट से। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की, एस टेट की, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो डेज होते हैं ना, उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आपका विश्व मौसम दिवस कब मनाया जा रहा है? आपका मनाया जा रहा है 23 मार्च को।
23 ऑफ मार्च, ठीक है, 23 मार्च को मनाया जा रहा है। और इसका जो है, इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, इसको इंग्लिश में बोलना चाहें आप, इंग्लिश के बच्चे जो जानना चाहें तो मेट्रोलॉजी डे, आप अगर दूसरा आ जाए तो परेशान मत हो जाए कि मेट्रोलॉजी डे क्या होता है। तो इस ये किसके द्वारा, तो WMO जो आपका फाउंडेशन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो WMO की जो स्थापना कब की गई, 1950 को 23 मार्च को, 23 मार्च के दिन ही WMO की स्थापना की गई थी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपका WHO होता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WMO आपका इसी प्रकार से हो जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1950 में, किस तारीख को, 23 मार्च को, ठीक है। इसके सचिव हेड कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाता है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसके हेड जो है सचिव हैं वो कौन से हैं, तो सचिव आपके हो जाते हैं, ग्रेसन करके कोई है एक, डेविड ग्रेम्स। सेक्रेटरी जो है इसके WMO के, डेविड ग्रेम्स, WMO के हेड जो है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो विश्व मौसम दिवस आपका कब मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। इसकी थीम भी है, थीम क्या है, थीम आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो थीम को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ध्यान दे। थीम आपकी हो गई अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, थीम का रिलेशन हो जाता है आपके करंट सिचुएशन, मतलब एक साल के लिए हर प्रतिवर्ष किसी भी दिन के दिवस की एक थीम होती है जिसको पूरे वर्ष फॉलो किया जाता है। तो मौसम दिवस से रिलेटेड है, तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको मतलब अर्ली वार्निंग, मतलब शुरुआत का ये वार्निंग है आप हम सबके लिए कि हमें क्लाइमेट को बचा के रखना चाहिए, क्लाइमेट के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो अर्ली एक्शन, उससे पहले हमें जल्द से जल्द किसी तरकीब को भी निकालना होगा ताकि मौसम में जो अनिश्चित काल परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे गर्मी आपकी अब पीरियड बढ़ गया, टाइम बढ़ गया, सर्दी भी आपकी जो पहले 4 महीने के मौसम हुआ करते थे अब लगभग 6 से 7 महीने के हो रहे हैं, कभी मतलब मौसम के चेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों का क्लाइमेट से रिलेशन होता है। नेक्स्ट आपका आता है शहीदी दिवस। शहीदी दिवस, इसको सूर्योदय दिवस भी बोलते हैं। ये आपका कब मनाया जा रहा है, तो शहीदी दिवस आपका मनाया जा रहा है 23 मार्च को। सर्वोदय दिवस या सूर्योदय, हाँ सूर्योदय भी बोल सकते हैं, सर्वोदय भी बोला जाता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन पूछा आपसे इसी में जाएगा, ठीक है। तो 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसका रीजन क्या है, किसके बारे में क्या वजह है। तो शहीदी दिवस हमारा जो है उसका रिलेशन डायरेक्ट हो जाता है जो हमारे भगत सिंह थे, स्वतंत्रता सेनानी, राजगुरु, और आपके एक और थे क्या नाम है उनका, देखो सुखदेव। तो तीनों लोगों को 23 मार्च के दिन ही फांसी की सजा दी जाती है। इसका रीजन क्या था कि लाला लाजपत राय की जब डेथ हो जाती है 1928 में, वो जो धरने में जाते हैं, लाठीचार्ज होता है वहां पे, तो जो जनरल था सैंडर्स, मतलब वहां का डेविड करके कुछ था, तो उसने लाठीचार्ज करवाई, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। जिससे इन्फ्लुएंस होकर भगत सिंह को लगा कि हमारे एक मतलब नेता थे जिनको वो बहुत मानते थे, लाला लाजपत राय को, तो वो बदला लेने के लिए कोर्ट जाते हैं 23 मार्च, मतलब कोर्ट जाते हैं एक डेट फिक्स करते हैं, मार्च का महीना वो भी था सर, फरवरी या मार्च का, एग्जैक्ट डेट मुझे अभी याद नहीं है। तो जाते हैं वहां पे, लेकिन होता क्या है, रीजन ये हो जाता है कि वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति आता है जिसको ये डेविड ग्रैमसन कुछ करके ऐसा नाम, डेविड ग्रैमसन तो मुझे वही देखो नाम याद आ रहा है, WMO का जो हेड है उसी से रिलेटेड कुछ नाम था। तो वहां पे ये सैंडर्स के ऊपर गोली चला देते हैं, जबकि सैंडर्स उस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं था कि लाला लाजपत राय ऊपर जो लाठीचार्ज हुई थी उस चीज के लिए सैंडर्स जिम्मेदार नहीं था, वो दूसरा कोई व्यक्ति जिम्मेदार था, ठीक है। जो वहां का कमिश्नर या कुछ बोल सकते थे, जो सेक्रेटरी था, जो लाठीचार्ज हेड था उस टाइम पुलिस का वहां पे, तो वो सैंडर्स नहीं था, कोई और व्यक्ति था। लेकिन जो गोली चलाई गई, इन्होंने भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु तीनों ने मिलकर जो गोलियां चलाई वो सैंडर्स के ऊपर चलाई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो उनको तत्काल प्रभाव से वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर केस चलाया गया। केस चलने के बाद
23 मार्च को इनको फांसी की सजा दे दी गई, जिसकी और ये तीनों व्यक्ति जो तीनों हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनकी चीज़ों की वजह से हमारे इंडिपेंडेंट हैं, तो तीनों ने मतलब तीनों शहीद हो गए। तो उन्हीं लोगों को याद करने के लिए, उन्हीं मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए हम शहीदी दिवस मनाते हैं। उनकी जो लड़ाई, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई लड़ी, उनकी जो व्यक्तिगत चीज़ें थी उनको सेलिब्रेट करने के लिए या उनको याद करने के लिए हम ये चीज़ मनाते हैं शहीदी दिवस के रूप में। और मतलब भगत सिंह के साथ आपके सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तो ये तीनों लोग शामिल थे उस चीज में जो हत्या हुई, सैंडर्स की हत्या हुई, उसमें ये तीनों लोग शामिल थे, जिसकी सजा इन लोगों को दी गई। लेकिन अब जिम्मेदार थे नहीं थे, ये बात की बातें हैं, काफी डिबेट होता है इन सब चीजों पे। तो उस टाइम की जो सिचुएशंस थी उसके हिसाब से इनका बलिदान बहुत बड़ा है, तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए भगत सिंह और मतलब सुखदेव और राजगुरु को तो हम शहीदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि शहीदी दिवस किनकी याद में मनाया जाता है, किनकी याद में हम लोग मनाते हैं, तो आप बताएंगे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तीनों लोगों के आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें राजगुरु जो आपके थे सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, जिनको जो फांसी जिनको हुई, और सुखदेव मतलब ये तीनों लोग ही काफी कम उम्र के थे, अपने हम मतलब 19-20-21 साल की उम्र में फांसी को समर्पित हो गए, मतलब फांसी चढ़ गए। तो उस उम्र में, जिस उम्र में हम लोग सोच भी नहीं सकते, उस उम्र में इन्होंने वो चीजें की सबने, तो बहुत बड़ा बलिदान है। इस सब चीजों का इफेक्ट पड़ता है, हमको इंस्पायरेशन के तौर पे लेना चाहिए इन सब चीजों। तो ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। आगे फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बेस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस करें तो काफी लंबा हो जाता है, लेकिन जो हमारा मेन क्वेश्चन था उस पर फोकस करके देखते हैं। बाकी शहीदी दिवस है तो आप सबको, हमको जो हमारी इतिहास है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए और उसको याद बनाए रखना चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ियां जो आजादी मिली है उसका गलत फायदा ना उठाएं। ठीक है, तो नाइट फ्रैंक रिपोर्ट, नाइट फ्रैंक रिपोर्ट क्या है? नाइट फ्रैंक रिपोर्ट जो आपकी है ये Q4 में 2021 की रिपोर्ट है। इसमें भारत की स्थिति जो रही है, इंडिया की पोजीशन है वो 51 नंबर पे है, 91 नंबर पे है। ठीक है, तो ग्लोबल हाउस जो होते हैं आपके, मतलब नाइट फ्रैंक रिपोर्ट जो आपकी है, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स बोला जाता है इसको। ठीक है, रिपोर्ट का नाम आपका क्या है? नाइट फ्रैंक रिपोर्ट। इसके अंदर होता क्या है? ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, ये रिपोर्ट है आपकी 2021। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि जो भारत आवास बना रहा है और उनकी बिक्री हो रही है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत का घाटा हुआ, ये सब भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं, पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में जो नाइट फ्रैंक है ये आपकी एक संस्थान है जो रिपोर्ट तैयार करती है कि किस देश में किस लेवल पे आवास के निर्माण और उसकी बिक्री में, फ्लैट वगैरह जो होते हैं ना, उसमें कितनी वृद्धि हो रही, कितना घाटा हो रहा है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई कंट्री कितनी तेजी के साथ डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है और कच्चे मकान और पक्के मकानों का जो डिफरेंस है कितना कम हुआ। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका। तो इसी वजह से बोला जाता है इस रिपोर्ट को ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें भारत की स्थिति क्या है? भारत रहा है 91 नंबर पे, मतलब 51, 91 नहीं, 91 में 51, 51। ठीक है, 51 नंबर पे रहा है। कितने प्रतिशत की वृद्धि दर भारत ने दर्ज की है? 2.1% की वृद्धि दर भारत ने हासिल की है आवासीय, मतलब जो बिक्री है उसमें। ठीक, आवासों की बिक्री में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, चाहे तो नोट करें। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्स डस्ट लिंक, डस्ट लिंक भी बोला जाता है, डस्ट लिंक भी बोला जाता है। ठीक है, एक्स का मतलब क्या है? अब काफी लोग कहेंगे एक्स का मतलब तो कई होते हैं। ये एक्स का मतलब आपका एक्सरसाइज से है। ठीक है, डस्ट लिंक,
डस्ट लिंक भी बोल दिया जाता है, लेकिन लिखा लिख ही जाता है, ठीक है, बोलने का अपना अपना अलग तरीका हो जाता है। तो ये आपकी एक डिफेंस एक्सरसाइज है। एक्स मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज, अभ्यास, DFX। DFX का मतलब शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है डिफेंस एक्सरसाइज, ठीक है। DF लिख दो आप, DF ही लिखे सीधा। DF एक्सरसाइज है आपकी डस्क लिंक जो है किसके किसके बीच हो रही, तो भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये हो रही है। कौन से नंबर की है, तो ये आपकी जो है सैन्य अभ्यास 3rd नंबर का है, 3रे नंबर का है। और इसकी मुख्य बातें क्या है, इसकी मुख्य बातें हैं कि 22 से 31 मार्च के बीच में होगा, 22 से 31 मार्च के बीच में होगा, पहला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका आता है किस जगह पे हो रहा, उज्बेकिस्तान में तो हो रहा है, तो यह आप एक जगह है यांग्रिकिक है एक उज्बेकिस्तान की जगह, उस जगह हो रहा है। और भारत की तरफ से कौन सा वो दल है जो इस एक्सरसाइज में मतलब प्रतिभाग ले रहा है, भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है। तो ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, ग्रेनेडियर्स, ग्रेनेड होता है ना जो, उसी से बनाया गया है ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट। ये रेजिमेंट है जो भारत की तरफ से भाग लेगी इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो आप याद रखें कि एक्सरसाइज डस्ट लिंक आपकी कब हो रही है, किसके किसके बीच में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हो रही है। 3rd नंबर की है, 22 से 31 मार्च के बीच में होगी। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करेगा, प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है बिहार दिवस, काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि बिहार दिवस अब सिर्फ बिहार राज्य के लिए नहीं इंपॉर्टेंट रहा है, अब वर्ल्ड लेवल पे भी सेलिब्रेट किया जाने लगा है, क्योंकि बिहारी अब काफी फेमस भी हो गए ना सब वर्ल्ड में। तो अगला आपका आ जाता है बिहार दिवस। थोड़ा एनर्जी डाउन लग रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार दिवस आपका कब सेलिब्रेट किया जा रहा है, 22 मार्च को। अब बिहार दिवस क्यों मनाया जा रहा है, इसकी वजह क्या है, कौन से नंबर का है, इसकी वजह क्या है, क्या रीजंस है। तो हर साल ही 22 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन जब आपका आजादी के पहले बंगाल प्रेसिडेंट का मतलब बंगाल का विभाजन किया गया, उसमें आपका बिहार जो पहले होता था, वो बंगाल का जो पश्चिम बंगाल का रीजन है, बंगाल में जब डिवाइडेशन है, मतलब बांग्लादेश हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ और बिहार, ये जो पूरा एरिया था इसको तब बंगाल पूरा ही बोला जाता था। जो आपका वेस्ट पूरा मतलब ईस्ट का एरिया है, इसको पूरा बंगाल ही बोला जाता था। लेकिन इसको 1912 में बंगाल प्रेसिडेंट से बिहार को अलग कर दिया गया। कब, 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी मतलब बंगाल प्रांत हुआ करता ना, जैसे आपका उत्तर प्रदेश पहले यूनाइटेड प्रोविंस मतलब प्रांत होता था, उत्तर का प्रांत मतलब होता था यूनाइटेड, संयुक्त प्रांत बोला जाता था उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश में तब आपका उत्तराखंड भी लगता था, और काफी आपके जो स्टेट सब थोड़ा थोड़ा अलग हुए हैं, पहले वो भी उत्तर प्रदेश में ही लगते थे, ठीक है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी, तो बंगाल प्रेसिडेंसी से जब बिहार को अलग किया गया, बिहार अलग हुआ, तो वो दिन था 22 मार्च ही था, 22 मार्च 1912। तो उसी वजह से इसी चीज को मतलब सेलिब्रेट किया, मतलब अलग होना इनके लिए दुख ही था, क्योंकि बिहार उस समय काफी ज्यादा बंगाल का जो रीजन था काफी डेवलप्ड था, वहां पे कंपनी वगैरह ब्रिटिशर्स आए, कंपनी वगैरह वहां पे स्थापित की थी, और ब्रिटिश जो अपना काम करते थे, ज्यादातर काम होता था वो बंगाल से ही हैंडल करते थे पूरे इंडिया का। तो बिहार उस समय काफी डेवलप्ड हुआ था। लेकिन इस रीजन की वजह से हुआ क्या कि बिहार का जो रीजन मजदूर का एरिया होता था वो जाते थे बंगाल में काम करने, और बंगाल को विभाजित करने का रीजन ही यही था कि हम बिहार को अलग कर देंगे, बंगाल को भी मतलब 2 भागों में बांट देंगे, जहां मुस्लिम माहौल एरिया ज्यादा है उसको हम बांग्लादेश की तरफ दे देंगे, और जो कम है उसको बंगाल बना देंगे। तो इसको डिवाइड करने के जो तरीके थे वो पॉलिटिकल राजनीतिक तरीके थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स अलग तरीके से उस चीजों को यूज करना चाहते थे। जैसे बिहार अलग कर दिया तो वहां पे गरीब लोग ज्यादा रह गए, मजदूर लोग ज्यादा रह गए, तो उन पर राज करे अच्छे तरीके से।
ठीक है। फिर बंगाल अपने हाथ में ले लिया क्योंकि वो छोटी जगह बची तो गवर्नेंस कर सकते थे वहां पे, ठीक है। और वहां के बाद हुआ मुस्लिम बहुल एरिया, जो आपका बांग्लादेश, इसको बना दिया गया और मीर कासिम मीर आपके जो हुए उनको वहां का नवाब बनाया गया, लेकिन बाद में खुद ब्रिटिशर्स ने उनको मार दिया, ठीक है। तो ऐसे तरीके से ब्रिटिशर्स राज करते रहे डिवाइड एंड रूल के जरिए, तो आपको पता ही है। तो 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से जब बिहार अलग हुआ तो वो दिन था 22 मार्च, उसी की याद में बिहार दिवस मनाया जाता है। अब बिहार के बारे में कुछ फैक्ट, हाँ ये कौन से नंबर का है, तो 110 नंबर का है। कैलकुलेट कर रहे हैं, 110 हो गया और 22 1912 तो 10 2022 तो चलेगा, ठीक है। एग्जैक्ट डेट है, 110वीं वर्षगांठ है, ठीक है। अब बंगाल के बारे में कुछ अगर फैक्चुअल चीजें आप जानना चाहें तो जो मोस्ट ऑफ यंगस्टर्स हैं, मतलब सबसे ज्यादा युवा हैं भारत में, किस स्टेट में है, तो बिहार में है। कितने प्रतिशत, 58% यंगस्टर्स मोस्ट इन इंडिया। इसके बाद आपका एक फैक्टर इसके बाद और आ जाता है कि जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पॉपुलेशन के बेस पे देखें, पॉपुलेशन बेस थर्ड लार्जेस्ट। इसके बाद एरिया के हिसाब से आ जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से आपका आएगा थर्ड होगा यहाँ पे, तो 8 नंबर का आ जाएगा, 8वें नंबर का हो जाएगा स्टेट वाइज एरिया में, क्षेत्रफल में बिहार 8वें नंबर पे आएगा, ठीक है। 58%, मतलब भारत में सबसे ज्यादा अगर युवा है तो आपके बिहार में कितने प्रतिशत, 58%। पॉपुलेशन के हिसाब से तीसरे नंबर पर आता है पूरे भारत में, क्षेत्रफल के हिसाब से 8वें नंबर पे आता है पूरे भारत में, ठीक है। तो ये आपके कुछ फैक्चुअल चीजें हो गई जो मैंने बताई आपकी। 8 नंबर, ठीक है, शायद कल कुछ गड़बड़ हुआ, 8 नहीं, यहाँ पे 12th नंबर लिखें आप। 8 तो यहाँ पे जो आपका एजुकेशन वाइज रेशियोज में चेंज होगा उसमें जाएगा शायद, वो भी वुमेन्स और मेंस का जो अनुपात है रेशियो उसके हिसाब से, वो शायद मैं बोल गया हूँ। तो 12th नंबर लिखें यहाँ पे, 12th नंबर एग्जैक्ट सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा, बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जा रहा है इसी वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, इसको सही करें, 8 मत लिख लेना वहां पे। थर्ड नंबर पे आएगा आपका बिहार जो है वो आपका पॉपुलेशन की वजह से, और जो आपका एरिया वाइज है वो 12th नंबर पे है। 12वां ऐसा राज्य है जो मतलब क्षेत्रफल में 12वें नंबर पे आएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगला आपका आता है पहला पेपरलेस विधानसभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, 100% एग्जाम में आएगा। रट ले बिल्कुल। तो प्रथम ऐसा कौन सा स्टेट हुआ है भारत का, नागालैंड। राजधानी कोहिमा। तो नागालैंड आपका ई विधानसभा अब हो गया है, ई विधान बोल दें या ई विधानसभा बोल दें, ई विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एमएलए नहीं होते हैं आपके जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद एमएलसी, एमएलए के चुनाव जो विधायक होते हैं उनको एमएलए बोला जाता है, ठीक है। तो ई विधानसभा मतलब प्रथम पेपरलेस। अब यहाँ पे सारा जो कार्य होगा, काम होगा विधानसभा में विदाउट पेपर वर्क के होगा, सारा पेपरलेस हो गया, पूरा इंटरनेट पे कर दिया गया। मतलब किसी चीज को डॉक्यूमेंट पेश करना है तो टैबलेट का यूज करेंगे, यहाँ से टैबलेट पे अपना फीड किया, और जो अध्यक्ष होते हैं विधानसभा में बैठते हैं उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। जो पूरा सुनवाई का प्रोसेस होता है, जैसे किसी विधायक को अपना क्वेश्चन रेज करना है विधानसभा में, तो रीजन आएगा ये कि पहले तो उनको वो क्वेश्चन सबमिट करना होगा कुछ दिनों के पहले, 30 दिन के पहले, जब उनका नंबर आएगा तब वो क्वेश्चन वो रेज कर सकते हैं, ठीक है। उनको जब वो सुबह अटेंड करने वाले होंगे तो उनको पेपर दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि आज जो आपने क्वेश्चन सबमिट किया था, आज वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आपकी टाइमिंग ये है। क्योंकि जो टाइम होता है, टाइम बहुत ही बहुमूल्य होता है, वहां पे किसी को ना ज्यादा दिया जा सकता ना कम, और सुनवाई बराबर चलती रहनी भी चाहिए, ठीक है। सारे मुद्दों पे भी बात होती है, तो तरीका ये प्रोसेस होता है, तो मतलब हर चीज वहाँ प्रोसेस के हिसाब से होगी, ये नहीं खड़े हुए बोलने लगे। हाँ, उसमें शून्यकाल और जब प्रश्न काल होता है वहां पे कोई भी खड़े होकर बोल सकता है, लेकिन उसका ज्यादा महत्व नहीं होता, वो इंटरवल ही माना जाता है, ठीक है। महत्व क्या, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन इसी वजह से होते हैं। तो बहस जब कभी भी देखते हैं टीवी पे कि बहस हो रही है,
तो वो इसी वजह से वो शून्यकाल और प्रश्नकाल का जो बीच का पीरियड होता है वही होती है, ठीक है। तो हाँ, इसका एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है ई विधानसभा जो उनकी हुई है, इसका बोला जा रहा है नावी, ये एप्लीकेशन होगा, ठीक है। हाँ, नावी नावी तो ये वो हो गया ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन वाला बोल दिया है। नीव, ठीक है, नीव बोला जाएगा इसको, ये विधानसभा का जो एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो लेवल पे देखा जाए भारत में प्रथम विधानसभा ये होगी नागालैंड की जो पेपरलेस वर्क करेगी, काम करेगी। अब यहाँ के अगर सीएम की बात की जाए तो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो। तो ऐसे याद कर लें आप, मुझे मतलब पड़ोस में ही तो नागालैंड है, उत्तर प्रदेश के पड़ोस में ही, तो पड़ोस में कौन रहते हैं, जैसे हमारा नेफ्यू रहता है, ठीक है। तो नागालैंड के सीएम कौन हुए, नेफ्यू रियो, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक बन सकती है, हर चीज की बनती है, आप अपना खुद से दिमाग लगाएंगे तो अच्छे से बना सकते हैं। तो आज के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो सॉल्व करवा दिए मैंने, और ऐसे ही अगली क्लास में मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और बेहतर चीज़ों के साथ। शाम को क्लास आपकी रेगुलर होंगी। कुछ चीज़ें काफ़ी मेरा शेड्यूल थोड़ा इधर उधर बिजी होने की वजह से काफ़ी चीज़ें अलग से देख रहे हैं, तो आप ही के लिए नई चीज़ें करने की वजह से टाइम थोड़ा यहाँ पे क्लासेस में कम दे पा रहा हूँ मैं, तो उसके लिए माफ़ी दें। बाकी काफ़ी चीज़ें आपकी और सही हो जाएंगी लगभग 5 से 6 तारीख के बाद, तब तक वेट करें। बाकी आपकी क्लासेस तब तक रेगुलर होती रहेंगी, ठीक है। पुलिस का बैच है, बाकी चीज़ें आपकी ऐड होने वाली हैं, ठीक है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।